नमस्कार दोस्तों, ईपी ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हम मनोविज्ञान में जो हमारा पहला चैप्टर है बुद्धि, वो चल रहा है। बुद्धि की हमारी 3 क्लासें हो चुकी हैं। आज हमारी बुद्धि की चौथी क्लास है। हम पढ़ रहे थे बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के हम 2 सिद्धांत, एक कारक और द्विकारक सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं। एक कारक दिया था अल्फ्रेड बीने ने और द्विकारक दिया था स्पीयरमैन ने। अब आता है तीसरा सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? तीसरा सिद्धांत ये था त्रिकारक सिद्धांत। कौन सा था? त्रिकारक सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है त्रिकारक सिद्धांत। त्रिकारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया था। स्पीयरमैन ने अपने द्विकारक सिद्धांत में कुछ संशोधन किया 7 साल बाद। तो द्विकारक सिद्धांत दिया 1904 में, तो त्रिकारक सिद्धांत को 1911 में उन्होंने अल्फ्रेड बीने ने दिया। स्पीयरमैन ने कब? 1911 में। यानी द्विकारक सिद्धांत के 7 साल बाद इसमें क्या किया? संशोधन किया 1911 में। उन्होंने इसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया। एक था जी फैक्टर। कौन सा फैक्टर? जी फैक्टर। और एक था एस फैक्टर। उन्होंने इन दोनों का सम्मिलित रूप करके, जी फैक्टर और एस फैक्टर तो था ही, लेकिन इन दोनों का एक संयुक्त रूप दिया। उसको उन्होंने नाम दिया समूह कारक। क्या नाम दिया? समूह कारक। यानी कि स्पीयरमैन ने अपने द्विकारक सिद्धांत में 7 साल बाद संशोधन करके उसमें 2 कारक की जगह 3 कारक कर दिए और तीसरे कारक का नाम दिया समूह कारक। और कुछ उन्होंने इस अपने सिद्धांत में बदलाव नहीं किया, केवल 3 कारक सिद्धांत दिए। अब आता है चौथा सिद्धांत। चौथा सिद्धांत था बहुकारक सिद्धांत। चौथा सिद्धांत था बहुकारक सिद्धांत। चौथा सिद्धांत था बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत था वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने सन 1905 में दिया था। बहुकारक सिद्धांत है जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने 1905 में दिया था। कब दिया था? सन 1905 में। बहुकारक सिद्धांत अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने सन 1905 में दिया था। इस सिद्धांत के जो उन्होंने अन्य नाम दिए थे वो दिए थे परमाणुवाद सिद्धांत। इस सिद्धांत के उन्होंने कुछ अन्य नाम भी अप्लाई किए। अन्य नाम, पहला नाम इसका दिया परमाणुवाद सिद्धांत। परमाणुवाद सिद्धांत। दूसरा नाम दिया मात्रा का सिद्धांत। यानी सिद्धांत के अन्य नाम है। पहला है परमाणुवाद सिद्धांत, दूसरा है मात्रा का सिद्धांत। दूसरा है मात्रा का सिद्धांत। तीसरा इसका जो नाम दिया वो दिया बहुतत्व सिद्धांत। क्या दिया? बहुतत्व सिद्धांत। एक और नाम दिया इसका मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर थ्योरी। यानी कि जो बहुकारक सिद्धांत है वो 1905 में अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने नाम दिया। और इस सिद्धांत के कुछ अन्य नाम थे परमाणुवाद सिद्धांत, मात्रा का सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी, ये इत्यादि इसके नाम थे। बहुकारक सिद्धांत जैसे इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें अनेक कारण हैं। यानी कि हम जितने भी कार्य करते हैं उसकी हमारे बुद्धि के अंदर अलग अलग मानसिक योग्यताएं पाई जाती है। यानी हम जितने भी कार्य करते हैं उन कार्यों से संबंधित हमारे बुद्धि के अंदर अलग अलग मानसिक योग्यताएं पाई जाती हैं। इसी अलग अलग कार्यों से संबंधित अलग अलग मानसिक योग्यताएं हमारी बुद्धि के अंदर पाई जाती हैं। यानी कि अलग अलग मानसिक योग्यताएं पाई जाती हैं बुद्धि के अंदर। अलग अलग मानसिक योग्यताएं पाई जाती हैं। और ये जो मानसिक योग्यताएं होती हैं एक दूसरे से स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं। यानी कि एक मानसिक योग्यता
दूसरी मानसिक योग्यता से कोई संबंध नहीं होता, एक दूसरे से स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं। अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग मानसिक योग्यता उत्तरदायित्व होती है। तो अब ये मानसिक योग्यताएं कौन सी होती हैं? तो इस सिद्धांत में 6 मानसिक योग्यताएं पाई जाती हैं। कौन सी? 6 मानसिक योग्यताएं। पहली होती है अंक संबंधी मानसिक योग्यताएं। कौन सी? अंक संबंधी। दूसरी है भाषण संबंधी। कौन सी? भाषण संबंधी। तीसरी है तर्क संबंधी। चौथी है शाब्दिक संबंधी। पांचवी है दिशा संबंधी और छठी है स्मरण संबंधी। यानी कि थॉर्नडाइक के अनुसार हमारे अंदर 6 मानसिक योग्यताएं पाई जाती हैं। पहली अंक संबंधी यानी गिनतियां यानी संख्याओं के संबंधित। भाषण हमारे बोलने के तरीके से संबंधित। तर्क यानी हम तर्क किस प्रकार यानी चिंतन किस प्रकार करते हैं वो। शाब्दिक हम शब्द कितने शाब्दिक शब्दों का संग्रह हमारे पास। दिशा हमें अपने चारों ओर का ज्ञान होना चाहिए, कौन सी दिशा हमारे लिए उचित है, कौन सी दिशा हमारे अनुचित है, वो ज्ञान उससे संबंधित मानसिक योग्यता दिशा संबंधी। स्मरण हर चीज का स्मरण करना यानी वो किसमें होते हैं? इसमें। यानी कि बहुकारक सिद्धांत अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने सन 1905 में दिया था। थॉर्नडाइक के अनुसार हमारी बुद्धि में हर कार्य से संबंधित अलग अलग मानसिक योग्यताएं पाई जाती हैं और हमारे अंदर 6 मानसिक योग्यताएं पाई जाती हैं। पहली अंक संबंधी, दूसरी भाषण संबंधी, तीसरी तर्क संबंधी, चौथी शाब्दिक, पांचवी दिशा और छठी होती है स्मरण संबंधी। ये था बहुकारक सिद्धांत। अब अगला सिद्धांत, 5वां सिद्धांत आता है बुद्धि का, वो आता है त्रि-आयामी सिद्धांत। 5वां जो सिद्धांत है वो है त्रि-आयामी सिद्धांत। कौन सा है? त्रि-आयामी सिद्धांत। बुद्धि का 5वां सिद्धांत है त्रि-आयामी सिद्धांत। त्रि-आयामी सिद्धांत था जो सन 1967 में, कब? सन 1967 में गिलफोर्ड ने दिया था। किन्होंने दिया था? सन 1967 में मनोवैज्ञानिक गिलफोर्ड ने त्रि-आयामी सिद्धांत का सूत्रपात किया था। यानी त्रि-आयामी सिद्धांत 1967 में मनोवैज्ञानिक गिलफोर्ड ने दिया था। इस सिद्धांत के जो अन्य नाम है वो है अन्य नाम संक्रिया उत्पाद सिद्धांत। कौन सा है? संक्रिया उत्पाद सिद्धांत। संक्रिया उत्पाद सिद्धांत, संक्रिया उत्पाद सिद्धांत। और दूसरा नाम है बुद्धि का संरचना मॉडल। दूसरा नाम है बुद्धि का संरचना मॉडल। यानी इस सिद्धांत के 2 नाम हैं। त्रि-आयामी सिद्धांत के 2 नाम हैं। एक तो होता है संक्रिया उत्पाद सिद्धांत और दूसरा होता है बुद्धि का संरचना मॉडल। क्या होता है? बुद्धि का संरचना मॉडल। यानी कि इसके 2 नाम हैं, संक्रिया उत्पाद सिद्धांत और बुद्धि का संरचना मॉडल। अब इस सिद्धांत के अंदर दिया क्या गया? जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, त्रि-आयामी सिद्धांत। यानी इस सिद्धांत के अंदर 3 आयाम पाए गए। यानी इस सिद्धांत में गिलफोर्ड साहब ने 3 आयाम दिए। पहला आयाम दिया संक्रिया। पहला आयाम दिया संक्रिया। संक्रिया का मतलब क्या था? सूचनाओं का संग्रह करना। सूचनाओं का संग्रह करना। यानी पहला जो आयाम था उसमें क्या था? संक्रिया, सूचनाओं का संग्रह करना। दूसरा था विषय वस्तु। क्या था? विषय वस्तु। यानी विषय वस्तु। दूसरा था विषय वस्तु, समस्या समाधान की सामग्री क्या क्या होंगी। और तीसरा जो आयाम था वो था उत्पाद। क्या था? उत्पाद। इसमें हम समस्या का क्या करते थे? समाधान करते थे। गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के अंदर 3 आयाम पाए जाते हैं। पहला आयाम होता है संक्रिया जो सूचनाओं का संग्रह करता है। दूसरा होता है विषय वस्तु जो समस्याओं के समाधान से संबंधित सामग्री होती है। तीसरा होता है उत्पाद यानी समस्या का समाधान कैसे किया। अब इसके अंदर संक्रिया के अंदर हम क्या करते हैं? सबसे पहले किसी भी चीज का हम क्या करते हैं?
संज्ञान करते हैं। संज्ञान का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को पुनः पहचानना। जैसे हमने किसी वस्तु को एक बार देख लिया तो उस वस्तु को जब हम दोबारा देखेंगे तो पुनः उसकी हम क्या कर लेंगे? पहचान कर लेंगे। ये किससे संबंधित होता है? संज्ञान करते हैं, यानी किसी चीज को संज्ञान में लेना, यानी कि पुनः पहचानना होता है। दूसरा इसमें बताया गया धारण। धारण का मतलब किसी भी चीज को स्मरण करना। क्या करना? स्मरण करना। वो किसमें आता है? धारण के अंदर आता है। तीसरा इसमें बताया गया अपसारी चिंतन। अपसारी जो चिंतन होता है वो होता है अपने सोच में विस्तार करना। क्या करना? अपनी सोच में विस्तार करना। चौथा होता है अभिसारी चिंतन। क्या होता है? अभिसारी चिंतन। अभिसारी जो चिंतन होता है वो होता है यांत्रिक रूप से सोचना, यानी किताबी ज्ञान या फिर सूत्रों के अनुसार चलना, केवल यांत्रिक रूप से सोचना। और पांचवा होता है मूल्यांकन। क्या होता है? पांचवा होता है मूल्यांकन। इसका मतलब होता है निर्णय पर पहुंचना। क्या होता है? निर्णय पर पहुंचना। देखो हम इसको दोबारा देखते हैं, क्या है ये? पहला जो बुद्धि के अंदर आयाम पाया जाता है वो होता है संक्रिया, जिसके अंदर हम सूचनाओं का संग्रह करते हैं। तो हम अपनी बुद्धि के अंदर सूचनाओं का संग्रह किस प्रकार करते हैं? सबसे पहले हम किसी चीज का संज्ञान लेंगे, यानी किसी चीज को हमने मान लो काफी समय पहले देखा और वो चीज हमारे सामने दोबारा आती है तो हम उसकी पुनः पहचान करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? संज्ञान। दूसरा इसी के अंदर आता है धारण, यानी किसी चीज का बार बार स्मरण करना। स्मरण करने से वो हमारी बुद्धि के अंदर वो चीज क्या हो जाती है? धारण हो जाती है। तीसरा होता है अभिसारी चिंतन, यानी कि हम अपनी सोच में कितना विस्तार ला रहे हैं, कितना फैलाव ला रहे हैं। चौथा होता है अभिसारी चिंतन, यानी हम एक केवल निश्चित सिद्धांत के अनुसार चलते हैं, यांत्रिक रूप से सोचते हैं, केवल निश्चित ज्ञान तक सीमित करते हैं। पांचवा होता है मूल्यांकन, यानी हम उस चीज का मूल्यांकन करते हैं, यानी कि हम एक फाइनल डिसीजन पर पहुंच जाते हैं कि हमें ये करना है और ये नहीं करना है। ये था पहला आयाम, संक्रियाओं यानी सूचनाओं का संग्रह। दूसरा होता है विषय वस्तु, कि विषय वस्तु के अंदर हमारे अंदर क्या क्या चीज आती है? इसमें आते हैं संकेत। क्या आते हैं? संकेत, यानी किसी चीज के जो संकेत हमें मिलते हैं उस आधार पर हम विषय वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। दूसरी आती है आकृति, यानी हमारे सामने किसी चीज के चित्र दे दिए जाएं, उनके आधार पर भी हम समस्या समाधान की सामग्री उत्पन्न कर सकते हैं। और जो तीसरा आता है इसके अंदर आता है शाब्दिक। क्या आता है? शाब्दिक। तीसरा इसके अंदर आता है शाब्दिक, यानी कोई शब्द दिया गया उसके आधार पर भी हम विषय वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। और चौथा होता है व्यवहार, यानी कि हम अपने व्यवहार या किसी दूसरे के व्यवहार को देख कर भी विषय वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। विषय वस्तु के अंदर चार चीजें आती हैं, संकेत, आकृतिक, शाब्दिक और व्यवहार। अब तीसरा जो आयाम आता है वो आता है उत्पाद। इसके अंदर सबसे पहले हम करते हैं श्रेणी का विभाजन। क्या करते हैं? श्रेणी विभाजन, यानी कि किसी भी चीज का हम क्या करते हैं? वर्गीकरण कर देते हैं। श्रेणी विभाजन के दौरान अलग अलग ग्रुपों में बांट देते हैं। दूसरा आता है इसके अंदर रूप परिवर्तन। क्या आता है? रूप परिवर्तन, यानी किसी भी चीज का हमें एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करना किसमें आता है? रूप परिवर्तन में। तीसरा आता है इकाइयां। क्या आता है? इकाइयां। इसके अंदर क्या होता है? किसी चीज का हम क्या करते हैं? अवबोध करते हैं। अवबोध का मतलब किसी चीज की स्पष्टीकरण करना, किसी चीज के साथ तुलना करना या किसी चीज की व्याख्या करना। और चौथा आता है इसके अंदर प्रयोग, यानी कि एक समस्या समाधान के आधार पर हम दूसरी समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। यानी हमने एक प्रयोग कर लिया, कोई प्रयोग कर लिया, उसी प्रयोग के आधार पर हम दूसरी समस्याओं का भी क्या कर सकते हैं? निराकरण कर सकते हैं। पांचवा होता है संबंध स्थापना। क्या होता है? संबंध स्थापना, यानी एक चीज से दूसरी चीज में संबंध स्थापित करना। और छठा आता है नियमीकरण, यानी इन सभी चीजों का करने के बाद हम नियमीकरण करते हैं। क्या करते हैं? नियमीकरण, यानी किसी निश्चित नियम के ऊपर हम पहुंच जाते हैं। ये था तीसरा आयाम उत्पाद। क्या आता है? श्रेणी विभाजन। अगला आता है इसमें रूप परिवर्तन। तीसरा है इकाइयां। चौथा है प्रयोग। पांचवा है संबंध स्थापन और छठा है नियमीकरण।
यानी कि गिलफोर्ड साहब ने त्रिआयामी सिद्धांत में 3 आयाम दिए, पहला संक्रिया, दूसरा विषय वस्तु और 3 उत्पाद। अब देखो पहले आयाम के अंदर कितने खंड हो गए 5, दूसरे आयाम के अंदर 4 खंड और तीसरे आयाम के अंदर भी कितने हो गए 6 खंड। यानी इन सभी आयामों के आधार पर गिलफोर्ड साहब ने बताया कि बुद्धि के अंदर देखो पहले आयाम में 5 तो 5 गुणा दूसरे में कितने 4 और तीसरे में कितने 6 खंड, कितने हो गए बराबर 120 खंड हमारी बुद्धि में पाए जाते हैं। कितने खंड 120 खंड। गिलफोर्ड के अनुसार हमारी बुद्धि के अंदर पहले आयाम में 5, दूसरे में 4 और तीसरे में कितने 6, यानी 120 खंड पाए जाते हैं। उसके बाद गिलफोर्ड साहब ने इसमें कुछ संशोधन किया। पहला संशोधन, फिर उन्होंने इसमें कितने कर दिए 5 गुणा 5 गुणा 6 यानी 150 खंड कर दिए। गिलफोर्ड ने इसमें संशोधन करके कहा कि हमारी बुद्धि के अंदर 150 खंड पाए जाते हैं। फिर गिलफोर्ड साहब ने कुछ समय बाद इसमें तीसरा संशोधन किया कौन सा संशोधन किया तीसरा। उन्होंने पहले जो संक्रिया जो आयाम होता है उसके अंदर 6 खंड, विषय वस्तु के अंदर 5 खंड और उत्पाद के अंदर 6 खंडों का निर्माण करके कुल खंड कर दिए इसमें 180 खंड। तो जैसे क्वेश्चन आए कि गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत जो सन 1967 में आया उसमें शुरुआत में कितने खंड थे 120 खंड, और यदि वो क्वेश्चन ये आए कि त्रिआयामी सिद्धांत के अंदर कितने खंड पाए जाते हैं तो अब 180 खंड पाए जाते हैं। कितने 180। प्रारंभ में कितने थे 120 खंड और अब कितने हैं 180 खंड। तो ये था गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत। गिलफोर्ड ने इसमें कुछ और विकसित किया इसी सिद्धांत के अंदर। तो गिलफोर्ड ने बताया कि जो अभिसारी चिंतन और जो अपसारी चिंतन होता है वो ही क्या होता है सृजनशीलता होता है। यानी कि इसी के अंदर जो अपसारी चिंतन व अभिसारी चिंतन का अर्थ उन्होंने अभिसारी चिंतन का अर्थ सृजनशीलता से उन्होंने लगाया। किससे लगाया अपसारी और अभिसारी चिंतन का अर्थ किससे लगाया सृजनशीलता से लगाया। यानी ये संबंध सबसे पहले किसने बताया था गिलफोर्ड ने। क्या बताया था कि अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन की क्या है सृजनशीलता है। किसने कहा था गिलफोर्ड ने। क्या कहा कि अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन ही क्या है सृजनशीलता है। ये अति महत्वपूर्ण लाइन थी गिलफोर्ड की कि क्या अपसारी और अभिसारी चिंतन का अर्थ किससे लगाया सृजनशीलता से। और उन्होंने गिलफोर्ड साहब ने बुद्धि और सृजनशीलता में भी संबंध बताया। किसमें बुद्धि व सृजनशीलता के मध्य भी संबंध स्थापित किया। किस किस के मध्य बुद्धि और सृजनशीलता के। इस सिद्धांत के निचोड़ में क्या कहा गिलफोर्ड साहब ने अभिसारी और अपसारी चिंतन ही क्या है सृजनशीलता है, और बुद्धि व सृजनशीलता का आपस में क्या बताया संबंध बताया। तो आज हमने बुद्धि के 3 सिद्धांत पढ़े हैं। आज इतना है। बुद्धि के बाकी सिद्धांत हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।